हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आईओसीएल ने जेई के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज किया है। जेई यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए या फिर यूं आप जूनियर इंजीनियर बोल लीजिए। उसके लिए यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिस आपके पास आ गया है। अब बात करते हैं, अप्लाई करने से पहले अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, वो है मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया। ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई कर दिया और मेडिकली अगर आप अनफिट हैं, यानी कि इनके गाइडलाइंस वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है बाद में आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाए और फिर आपका ये जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाए। तो इससे पहले आप फॉर्म को भरें, इस मेडिकल क्राइटेरिया को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी चीजें सही हो सकती हैं, अगर आपको इनमें से कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये चीजें एग्जामिनेशन से पहले, यानी कि जब आपका रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद जब आपका फाइनल स्टेज होगा, उससे पहले आप इन चीजों को सही जरूर कर लें। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कुछ मेडिकल क्राइटेरिया। जैसे आईयूसीएल ने बोला कि जो चेस्ट का एक्सपेंशन है, कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। जो चेस्ट का एक्सपेंशन है फुल एक्सपिरेशन में वो 79 फॉर सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन फीमेल के लिए। एंड ब्लड प्रेशर जो है आपका, वो देखिए सिस्टोलिक यहाँ पर गिवन है और जो डायस्टोलिक है वो भी आपको गिवन है। सो यहाँ पर जो नॉर्मल टेंशन है लेस देन 140 mm ऑफ एचजी होना चाहिए एसबीपी, एंड 90 mm ऑफ एचजी से लेस होना चाहिए एचबीपी, यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई नॉर्मल एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स शैल बी अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपको कोई ऐसा एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है कि जो आपकी किसी और ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी अगर लाइक हार्ट में आप देखें, अगर आपको हार्ट में कोई माइनर सी प्रॉब्लम है, जैसे यहां पर लिखा है कि जो डेक्स्ट्रोकार्डिया है विदाउट एनी सिम्टम इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया है आपको और बिना किसी बड़े सिम्टम के, तो उससे आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि हाउएवर प्रेजेंस ऑफ अदर कॉन्जेनिटल anomalies should be examined and decision for fitness should be taken accordingly। और अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है हार्ट में, तो फिर उसको एग्जामिन किया जाएगा। बेसिकली जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको ये 3 महीने एक बार देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं कि आप रीटेस्ट कराकर उसको सही कर सकें, तो वापस से रिपोर्ट आप सबमिट करें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। आईज की बारे में बात करें तो जो आईज में कोई आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। कलर विजन इंक्लूडिंग पिंक कलर परसेप्शन शैल बी टेस्टेड इन गुड नॉर्मल लाइट फॉर ऑल कैंडिडेट थ्रू इशिहारा टेस्ट और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड एडमिसिबल टेस्ट इंक्लूडिंग पिंक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो आई विजन है वो भी नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट विद पार्शियल और फुल कलर ब्लाइंडनेस कैन बी टेकन इन नॉन टेक्निकल फंक्शन। ठीक है, however color blindness will be considered as disqualification for all technical function position and also for ड्राइवर्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए, टेक्निकल पोस्ट के लिए, टेक्निकल पोजीशन के लिए आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर यहां पर कलर ब्लाइंडनेस यहां पर होती है। ठीक है, नाउ हियरिंग में भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हियरिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अदरवाइज हियरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप साइट पर काम करते हैं तो फिर वहां पर आपके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस वजह से भी आप को बार किया जा सकता है, डिबार किया जा सकता है। कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ ईयर एंड नेसेसरी ऑडियोमीटर टेस्ट शैल बी कैरिड आउट टू डिटरमाइन द सेम। ठीक है, ऑडियोमेट्रिक स्क्रीनिंग टू मेजर द प्योर टोन एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन हियरिंग threshold must be done for each candidate so that a baseline data remains for further reference। यानी कि आपका जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रेगनेंसी की बात कर रहा है कि अगर कोई, मान लीजिए कि सपोज कोई लेडीज ऐसी हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर सपोज करिए प्रेग्नेंट है, सो प्रेग्नेंट कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी बार्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग। तो आपको ज्वाइनिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इफ फाउंड फिट इन ऑल अदर क्राइटेरिया मेंशन्ड इन, जो गाइडलाइंस है प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले की, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइन है, अगर आपके अंदर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और चीज लिखी हुई है कि द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन 3 months आफ्टर डिलीवरी और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको जैसे जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनकी डिलीवरी के बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा रीटेस्टिंग के लिए। आप रीटेस्ट कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 12 महीने का समय दिया जाएगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ मिसकैरेज द पीरियड ऑफ री एग्जामिनेशन वुड बी 8 weeks आफ्टर मिसकैरेज। और अगर मान लीजिए बाई अनफॉर्चुनेटली किसी का मिसकैरेज होता है तो उसको 8 week का टाइम दिया जाएगा रीटेस्टिंग के लिए। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
सो यहां पर और भी द फॉलोइंग टेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ PEME गाइडलाइन शैल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये PEME क्या है? प्री एग्जाम मेडिकल, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ और टेस्ट आपको यहां पर गिवन है। बाकी देखिए जैसे यूरिन का टेस्ट है, सो इफ एल्ब्यूमिन शुगर और एनी अदर एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड फर्दर लेबोरेटरी टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द कॉज। ये सब देखिए छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आपको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो ये आपको फर्दर री एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, और अगर सब कुछ सही आएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन टू बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर फॉर अपीयरेंस, बिहेवियर, मूड, थॉट प्रोसेस, ये सब भी आपका चेक किया जाएगा। लंग फंक्शन टेस्ट जिसे आप LFT बोलते हैं वो भी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, PT यानी कि ब्लीडिंग टाइम एंड CT यानी कि क्लॉटिंग टाइम विल बी डन फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, अदर इन्वेस्टिगेशन में बायोकेमिकल टेस्ट, ECG हो गया, 2D इको हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब कराए जाएंगे। ठीक है, टेम्पोररी अनफिटनेस, किस किस बेस पर आपको अनफिट करार दिया जाएगा, यहां पर टेम्पोरली अनफिट करार दिया जाएगा वो यहां पर लिखा हुआ है। कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड टेम्पोरली अनफिट फॉर फॉलोइंग कंडीशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आपको जैसे मान लीजिए कि आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये जो अनफिट अभी आपको डिक्लेयर किया जाएगा किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से, वो आपको 3 महीने के लिए ही किया जाएगा। टेम्पोररी अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है 3 महीने के लिए, किस बेस पर? एक्सेप्ट द केस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड हैंसन्स डिजीज, जिसे आप लेप्रोसी बोलते हैं। तो अगर आपको जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस या हैंसन्स डिजीज जिसे आप लेप्रोसी बोलते हैं, इस दोनों केस को छोड़कर बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम में आपको 3 महीने के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर से रीटेस्ट कराकर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। जैसे हार्निया की प्रॉब्लम है, जैसे हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, या जैसे मान लीजिए हिमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है ना, या ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको 12 महीने तक का टाइम दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। आपको गाल ब्लैडर में स्टोन है, आपको रेनल स्टोन है, या आपको और भी प्रॉब्लम है इस तरह से, लेप्रेसी है ना, वर्नल डिजीज है, तो आपको इस तरह से ये टाइम दिया जाएगा बाकी 3 महीने का। अगर आपको लेप्रोसी या फिर ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है तो आपको 12 महीने का टाइम यहां पर दिया जाएगा। The candidates who have been declared temporary unfit have to be retested to determine fitness, and an expert opinion to be established on whether the above applicable conditions would not result in complications leading to reduced ability to perform the assigned task। क्योंकि अगर आपको ये दिया गया, जैसे आपको 3 महीने का टाइम दिया गया, तो आप वापस से रीटेस्टिंग कराकर रिपोर्ट को सबमिट करिए और देखेंगे वो कि वापस से आप फिट हैं या फिर नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन किस केस में किया जाएगा? फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए ये बहुत जरूरी है, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशंस आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मेल्स के लिए हाइट अगर 147 सेंटीमीटर से लेस है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वालीज, असमीज एंड गोरखा। ठीक है, क्योंकि जैसे असमीज जो हैं, जो गोरखा हैं, वो थोड़े से हाइट में छोटे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, थोड़े से हाइट में छोटे हो जाते हैं, तो क्योंकि वहां की जो जनरेशन है वो थोड़ी सी हाइट में छोटी होती है, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया 5 सेंटीमीटर का। बाकी जो मेल की हाइट है वो 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको यहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फीमेल्स के लिए हाइट जो है 142.5 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगेन इन केस ऑफ गढ़वालीज या असमीज गोरखा के केस में 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाउएवर एनी हाइट लेस देन 147 सेंटीमीटर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर ड्वार्फिज्म, है ना, कि ऐसा देखा जाएगा कि कहीं अगर आपको 147 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो आपको कहीं बौनापन तो नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम वहां पर देखी जाएंगे, और इन केस में फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वेट आपका 40 केजी से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। BMI जो है आपकी बियॉन्ड 30 विथ सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट फॉर कैंडिडेट अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, BMI बियॉन्ड 32 विथ सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट फॉर कैंडिडेट अबव 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ये चीजें आप भी ध्यान देंगे। बाकी अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो इस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैंडिडेट विद क्रॉनिक या प्री कैंसरस लेशंस ऑफ माउथ ओरल कैविटी विल बी एक्सटेंसिवली एग्जामिन्ड टू रूल आउट इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन्स। ठीक है, कि आपके ऑर्गन्स पर कितना इफेक्ट इनका आया है, तो ये सब भी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ठीक है बेटा, बाकी बहुत सारी देखिए, अगर कोई हार्ट डिजीज सीवियर है तो भी आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ईयर में देखिए कान के बारे में दिया है कि यहां पर अनेबल टू हियर विस्परिंग वॉइस एट डिस्टेंस ऑफ 2 फीट इन बोथ ईयर्स। अगर 2 फीट दूर पर आप खड़े हैं और विस्परिंग की वॉइस को आप नहीं सुन पा रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ना। विस्परिंग की नॉइस को अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं 2 फीट की दूरी से, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
तो डिक्रीज हियरिंग ऑफ जो अगर आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत लोअर है, यानी कि 50 डेसिबल या से कम आप नहीं सुन पा रहे हैं, या 4000 से ज्यादा आप नहीं सुन पा रहे हैं 35 साल की एज में, तो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, बाकी कुछ और चीजें हैं यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका डिस्टेंट विजन है, नियर विजन है, वो सब यहाँ पर दिया है, इतना होना चाहिए। ठीक है ना, बेटर आई के लिए देखिए 6/9, 6/6, 6/12, 6/9। ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। बिलो 35 ईयर्स अगर आप एज हैं तो 6/9, 6/6 चलेगा। अगर 35 ईयर से ऊपर है तो 6/12 या फिर 6/9 चल जाएगा। यहाँ पर वर्ष जो है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, गुड। तो चलिए यहाँ पर अगर देखें तो ये सब आपको गिवन है। नॉन टेक्निकल फंक्शन के लिए ये दिया है और टेक्निकल फंक्शन के लिए ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आप देखिएगा। बाकी यहाँ पर 35 ईयर्स तक आपको टेक्निकल फंक्शन में दिया है -6 डायोप्टर से +4 डायोप्टर, -6 डायोप्टर +4 डायोप्टर। यहाँ पर आपको अप टू 35 ईयर दिया है, बियॉन्ड 35 आपका ये रेंज है। ठीक है, टेक्निकल फंक्शन के लिए। तो ये सब चीजें हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। बाकी स्किन में भी आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि आपको जैसे ट्यूबरकुलोसिस या बहुत बड़ी डिजीज है जो आपकी बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर पाती है, ऐसे केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर तो थोड़ा सा इन सब मेडिकल एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म को भर देते हैं, आपको ये पता नहीं होता मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, और फिर आप बाद में जब डीवी के टाइम में फिर मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज एक बार फॉर्म भरने से पहले इसका ध्यान रखें। इससे एक फायदा ये भी होगा कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप IUCL जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप DDA जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप HPC या आप NHPC की तैयारी कर रहे हैं, BEML की, ऑयल की, SSC जेई, RRB जेई, बहुत सारी वैकेंसीज गाइस आपके पास इस समय आई हुई हैं। तो यहाँ पर मेरा डेली सेशन चलता है रात को, ब्रह्मास्त्र सेशन। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमने स्टार्ट किया है रात को 9 से 10 बजे तक, जिसमें आप ज्वाइन करके सारे एग्जाम को एक ही जगह पर फोकस कर सकते हैं। इसी चैनल पर मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूं, रात को 9 से 10 तक हमने शुरू किया ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें AEJ मैकेनिकल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर पढ़ पाएंगे, चाहे वो DDA जेई हो, NHPC जेई हो, SSC जेई हो, RRB जेई हो, वो BEML हो, ऑयल हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप सिंगल सब्सक्रिप्शन में इसको ले सकते हैं और सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। 4769 प्राइस रखी गई है। 6 महीने का AEJ का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक के साथ मिलेगा, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन विद ऑल द एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप AEJ मैकेनिकल की तैयारी कर सकते हैं। 4769 प्राइस दिख रहा है, आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। RMISHRA कोड लगाकर, RMISHRA कोड लगाकर आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं प्राइस को। 4428 में आपको मिल जाएगा 6 महीने के लिए AEJ का पूरा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये पूरा आपको 4428 रुपीज में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर। और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा बच्चों। अपनी सेहत का ध्यान रखिए ताकि आप बेटर स्वास्थ्य के साथ एग्जाम में अप्लाई कर सकें। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।